हे गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल क्लास में। ये पर्टिकुलर स्पेशल क्लास आपकी पूरी इंग्लिश को बेसिक से पढ़ाने पर बेस्ड है। जी हाँ, बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें बेसिक से हमारे लिए कुछ किया जाए यूट्यूब पर, तो आपकी डिमांड को कंसीडर करते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है 2020 का, तो बहुत सारे बच्चे अब उसके लिए भी फोकस्ड होंगे, सीजीएल के लिए भी फोकस्ड होंगे, स्टेनोग्राफर का भी पेपर है 2021 में, उसके लिए भी फोकस्ड होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर आ चुके हैं एसएससी के। तो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इस पर्टिकुलर क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। सेशन को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग लाइव कनेक्ट हो चुके हैं या नहीं, और इफ यस तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए और बच्चों को जुड़ जाने दीजिए। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, मेरा एक फुल कोर्स का बेसिक से बैच अनअकैडमी पे भी चल रहा है, तो आप अनअकैडमी का ये बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर यूट्यूब के एडिशनल कुछ और भी चीजें मिलती है, जैसे डाउट की क्लासेस वहां पे एक्स्ट्रा मिल जाती है, और बहुत सारे स्टडी नोट्स भी एक्स्ट्रा वहां पे मिल जाते हैं। मतलब क्लास के अलावा बहुत सारी चीजें भी वहां पर हो जाती हैं, और ये केवल इंग्लिश के साथ नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ है। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप अनअकैडमी पे इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, और वैसे भी फी बढ़ने वाली है, तो कोशिश करें कि फी बढ़ने से पहले इस बैच को आप ज्वाइन कर जाएं। रेफरल कोड संदीप12 लगा के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, संदीप12 रेफरल कोड से एसएससी, बैंकिंग, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर लीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो कि आज की ये क्लास बेसिक से शुरू होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो हम लोग आज बेसिक से इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा हर रोज इवनिंग में 7:30 to 8, 7:30 से 8 आधे घंटे के लिए मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो, क्योंकि बीच की कोई भी क्लास आपसे मिस होगी ना, तो फिर आगे का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सभी इंटरलिंक है यार, सभी एक दूसरे से जोड़ के रखा है मैंने, इस क्लास को पूरा एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है। तो पीछे का अगर एक भी क्लास मिस करोगे तो आगे की चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि ये कहां से हो गया, वो चीज आपको समझ में है, इसलिए सारी की सारी क्लासेस आपको देखना जरूरी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश हमारी यहाँ पर इंग्लिश को कैसे और कहां से पढ़ना जरूरी होता है। देखो, हम कोई भी लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश को ही नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। अल्फाबेट, हर एक लैंग्वेज अपना एक अल्फाबेट रखता है, तो हम उसके अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। राइट, ये सबसे पहला काम करते हैं। इंग्लिश में भी हमारे पास पूरे ए से लेकर जेड तक टोटल अल्फाबेट्स हैं। हम इनको अल्फाबेट कहते हैं, या तो लेटर्स कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहें। LETTERS, ये लेटर्स हैं हमारे। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं हमारे, ए से जेड तक पूरे 26 लेटर्स होते हैं। यानी हमारे पास 26 लेटर्स से हमें पूरी की पूरी इंग्लिश सीखने को मिलती है। कुछ भी लिखना हो, कैसा भी लिखना हो, हाफ में कुछ लिखना है, फुल में कुछ लिखना है ना। जैसे हिंदी में हमारे आधा का की इंग्लिश अलग होती है, और फुल का की अलग होती है, और बड़ा का की अलग होती है। इंग्लिश में क्या है? सब सिंपल है यार, वही A to Z में ही सब चीजें होती है ना। इसी में मात्रा भी बनती है, इसी में हमारे वॉवेल, इसी में कॉन्सोनेंट, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के हमें A to Z के हिस्से को पढ़ना है। अब देखो, हमारे A to Z आपस में जुड़ जुड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते चले जाते हैं, जिनको हम वर्ड के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे अल्फाबेट भी देखो तो ALPHABET, इतने सारे लेटर्स जुड़ के एक मीनिंग बनाए अल्फाबेट। लेटर्स ने भी LETTERS, लेटर्स, इतने सारे लेटर्स जुड़ के आपके एक मीनिंग बनाया। तो लेटर्स के ग्रुप जब कभी भी जुड़ के एक मीनिंग बनाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसको हम इंग्लिश की भाषा में वर्ड कहते हैं। जब वर्ड्स आपस में जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। वर्ड्स का आपस में ग्रुप बन के एक सेंटेंस बनता है, राइट। और जब सेंटेंसेस आपस में ग्रुप बना के एक मीनिंगफुल बनते हैं, तो वो हमारी एक स्पीच कहलाती है। और इसी स्पीच को आप इंग्लिश भाषा में डिवाइड करके पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। आप इसको कहते हो कि सर मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तब आएगी जब आप उसको तोड़ने पे सेंटेंस जो मिलते हैं उसको पढ़ें, उसको तोड़ने पे वर्ड्स जो मिलते हैं उसको पढ़ें, और उसके पहले A to Z आप पढ़ें। तो मेरे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ओरिजिन हुआ है वो A to Z से हुआ है। सीरीज यही है, A to Z आपके लेटर्स हैं, लेटर्स का ग्रुप बन के एक मीनिंगफुल हो तो वो वर्ड है,
वर्ड्स का ग्रुप बने और मीनिंगफुल हो तो वो सेंटेंस है, सेंटेंसेस का ग्रुप बने और वो मीनिंगफुल हो तो वो स्पीच है। यही स्पीच को हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं को तो हम पढ़ते हैं। तो कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया यही आपका हिस्सा थोड़ा सा बड़े लेवल पे, एक बड़े स्केल पे चला जाता है, तो हम उसको काट काट के अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेंटेंस को या इंग्लिश को कभी भी पढ़ना नहीं शुरू करना होता। आप जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हो आप क्या करते हो, सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पे घुस जाता है बच्चा, कि नाउन हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें। ये स्टार्टिंग नहीं है इंग्लिश की मेरे बच्चों। इंग्लिश की स्टार्टिंग जब कभी भी आप करो तो 2 से 3 चीजें होती है। जैसे सबसे पहला देखो, आप A to Z तो आप जानते हो कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके टोटल 26, इसको तो सब पढ़े हो। फिर उसके बाद वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप कोई भी बना दो यार, जैसे कुछ भी लिख लो, ये इंग्लिश एक वर्ड है, ये बाय एक वर्ड है, संदीप एक वर्ड है, सर एक वर्ड है, क्लास एक वर्ड है, टाइमिंग एक वर्ड है, डेली एक वर्ड है, ये सब एक एक वर्ड है, क्योंकि सभी इस तरीके से लिखे गए हैं, उनकी एक मीनिंग निकल के आती है, तो ये सभी एक एक वर्ड हो गए। ठीक है, तो वर्ड्स का भी सब जानते हो। अब मुझे आपको सेंटेंस भी पढ़ाना है और स्पीच पढ़ानी है, 2 चीजें आपको पढ़ानी है, एक सेंटेंस मुझे पढ़ाना है और दूसरा मुझे आपको स्पीच पढ़ानी है। इंग्लिश का ये 2 हिस्सा, क्योंकि ये 2 हिस्सा ऑलरेडी कवर है, प्लस इन 2 के साथ और क्या क्या पढ़ाना है। देखो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाना है मुझे आपको, एक तो सेंटेंस पढ़ाना है पहली चीज, दूसरा मुझे आपको स्पीच पढ़ानी है, तीसरा मुझे आपको पढ़ाना है आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स भी इसी का हिस्सा है, चौथा मुझे आपको टेंस पढ़ाना है, पांचवा आपके एसएससी में वॉइस पूछा जाता है, छठवां आपका नरेशन पूछा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी मेन है जो आपके एसएससी का हिस्सा है। स्पीच का मतलब वही पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंस कह देते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस एक होता है, उसको भी हमें पढ़ना होता है, कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा। और एक आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होगी इंग्लिश में। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जैसे जिन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वोकैबुलरी का हिस्सा हो गया। वोकैबुलरी के हिस्से में मुझे आपको पढ़ानी होगी सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ाने होंगे, दूसरा एंटोनिम्स पढ़ाने होंगे, तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना होगा, चौथा इडियम्स पढ़ाने होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पांचवा फ्रेजल वर्ब मुझे आपको पढ़ाना होगा, फ्रेजल वर्ब हो गया आपका। ये पार्ट आपके वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। फिर आपका आता है वहां पे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मुझे आपको पढ़ाने हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में गाइस मुझे आपको पढ़ाने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर क्लोज टेस्ट हो गया, फिर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना, अरेंजमेंट हो गया। फिर कुछ ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स भी आते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और होता है, आपका फिलर भी इसी का हिस्सा है। ग्रामर बेस्ड में आपका एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हमारे कॉम्प्रिहेंशन के हिस्से से आता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये चीज मैं यहां पे कवर करने वाला हूं, इसलिए सेशन को स्टार्टिंग से आज शुरू हुआ है, आज इसकी पहली क्लास है। देखो आज इसकी है पहली क्लास और ये क्लास आपको चलती रहेगी रेगुलर डेली बेसिस पे, हर रोज आधे घंटे। तो इसलिए कोई भी क्लास भूल कर भी भूलना मत, रेगुलर इस क्लास का हिस्सा बने रहना, ठीक। अभी हम जो शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि शुरुआत हमारी 2 चीजों से होनी चाहिए, या तो सेंटेंसेस इंग्लिश पढ़ाना शुरू करना चाहिए या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करना चाहिए। ये मेन पार्ट होता है। लोग नाउन से शुरू कर देते हैं, वो गलती करते हैं। या तो सेंटेंस से शुरू करना चाहिए इंग्लिश, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करना चाहिए, तब जाके आपको इंग्लिश का पूरा सार अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। चलो सारे लोग फटाफट अपनी अपनी कॉपी में लिखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एंड नॉट ओनली एसएससी गाइस, आपका बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता ही है। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बनाते ही नहीं है। 100% मान के चलो, 100% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है। तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, सुनिएगा पॉइंट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए। मेरे दोस्तों,
आप इस लाइन में देखें तो दो शब्द इसमें इनबिल्ड है जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। एक है हमारा इसमें आपका सब्जेक्ट और दूसरा यहां पर इनबिल्ड है इसके साथ वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब ये दो ऐसे वर्ड है जिनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तो वो केवल दो ही नंबर का आ सकता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। क्यों बच्चों? यही होता है ना, या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर का मतलब केवल एक के लिए आता है और प्लूरल का मतलब जो एक से ज्यादा के लिए आता है, मोर देन वन के लिए। केवल दो ही नंबर में हो सकता है। मोर देन वन के लिए तो वो टू से शुरू हो सकता है, कुछ भी है। केवल दो ही नंबर का सब्जेक्ट आ सकता है, तीसरा कोई नंबर ही नहीं इंग्लिश में, तो आएगा कहां से? तो दो ही नंबर के सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। इन दो नंबर्स में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यानी रूल क्या कहता है? फिर से सुनिए, मेरी लाइन को रिपीट मैं कर रहा हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, मैंने ये नहीं कहा कि वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा गेम सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है, वर्ब पे नहीं। अगर ही लिखा हुआ है और उसके साथ आर लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कि आर है इसलिए ही हटा के दे लगाइए, नहीं, ही है इसलिए आर हटा के आपको इज लगाना पड़ेगा। यानी आपको वर्ब चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। ये फॉर्मूला यहां पे आता है। अब इसमें सबसे पहले सबसे बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से। एक रूल, बहुत ही प्यारे से रूल से शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका निकल के आता है यूज ऑफ एंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड का यूज हम कैसे करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? सुनना, बेसिक वाला तो आप जानते हो कि अगर कहीं पर केवल रोहन लिख के आया, कि मान लो केवल रोहन लिखा है, तो रोहन के साथ हम इज लिखते हैं, रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है ना, रोहन इज अ गुड बॉय, हमने ये बनाया। ठीक, मान लो रोहन अपने साथ किसी और को लगा के एंड से जोड़ ले, जैसे सेंटेंस में हो जाए रोहन एंड दिव्या, ये सेंटेंस आ जाए रोहन एंड दिव्या। ठीक है, अब ये यहां पे आपकी ये मिला के एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए हैं। दो का मतलब इस जगह पर ये अब प्लूरल हो चुका है। जब ये प्लूरल है तो अब आपका इज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और फिर यहां पर जो भी सेंटेंस बनाना चाहे, आर गुड फ्रेंड्स या जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यानी हमें क्या समझ में आया कि एंड से जब कभी भी दो नाउन जुड़े जाते हैं तो वो हमारा प्लूरल होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी एडवांस बताना बाकी है। एंड के इतने रूप निकल के आएंगे कि आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि यार ये भी होता था एंड में, आपको तो पता ही नहीं था। तो हमें यहां पे क्या मिला कि जब कभी भी एंड से कोई भी दो नाउन जोड़ा जाएगा या प्रोनाउन जोड़ा जाएगा वो आपके प्लूरल हो जाते हैं। ये आपने सुना है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए सेंटेंस आ जाए रोहन एंड नॉट his parents, Rohan and not his parents, Rohan and not his parents dash going to Shimla, full stop। अब आपके सामने यहां पर इस जगह पर लिखना है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर लिख सकते हैं इज, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर लिख सकते हैं आर। आप क्या लगाएंगे? रोहन एंड नॉट हिज पेरेंट्स डैश गोइंग टू शिमला, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे यहां पे कह रहे हैं कि सर रोहन और उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में माता पिता आते हैं, रोहन एक, तो कुल मिला के यहां पर तीन हो गए। तो तीन हो गए तो सर यहां पे आर आना चाहिए। कुछ लोग के हिसाब से ये लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब गलत जवाब है। इस जगह पे आर नहीं आएगा, बल्कि इस जगह पर इज का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों ऐसा है मैं समझाता हूं। मेरे दोस्तों, आपने देखा यहां पर कि रोहन और उसके पेरेंट्स को यहां पर एंड से जोड़ा गया, लेकिन केवल एंड से नहीं जोड़ा गया बल्कि एंड नॉट से जोड़ा गया है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सेंटेंस कहता है रोहन एंड नॉट हिज पेरेंट्स गोइंग टू शिमला। रोहन एंड नॉट, रोहन और ना कि उसके पेरेंट्स, रोहन और
ना कि उसके पेरेंट्स। इसका मतलब शिमला तो केवल रोहन ही जा रहा है भाई साहब। रोहन एंड नॉट हिज पेरेंट्स का मतलब क्या है? रोहन और ना कि उसके पेरेंट्स। तो शिमला तो केवल रोहन गया ना। जब रोहन ही केवल शिमला गया तो ये तो सिंगुलर है, तो वह प्लूरल नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर सिंगुलर आया। यानी एक नूर यहां से क्या मिला? नोट करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही प्यारा सा नियम कि एंड से जुड़ता तो प्लूरल होता, लेकिन एंड नॉट से जुड़ेगा तो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। फर्स्ट वाला नाउन, फर्स्ट वाला नाउन। यहां पर रोहन था इसलिए यहां पर इज आया, यहां पर रोहन की जगह कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आ जाता। एक और एग्जांपल देता हूं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिखूं यहां पे आई एंड नॉट माई सिस्टर्स, आई एंड नॉट माई सिस्टर इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। इसका बताइए बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है। अब आपके सामने यहां पे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, मान लीजिए ये ब्लैंक है जहां पे मैंने इज लिख दिया। आपके पास ऑप्शन है इज, आर या कुछ और, अदर। तीन ऑप्शन है, इज होगा, आर होगा या कोई दूसरा अदर। आपको जो भी लगता है वो आपको टाइप करना है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। क्या बात है, कुछ लोग यहां पर इज मार्क कर रहे हैं, कुछ लोग यहां पे आर मार्क कर रहे हैं, कुछ लोग यहां पे अदर मार्क कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप देखिए यहां पर एंड नॉट से जुड़ा हुआ है। मैंने रूल क्या बताया है कि एंड नॉट से जुड़ेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पे आए है, क्या आए के साथ इज का इस्तेमाल होता है? आप ही बताइए। क्या आई के साथ हम इज यूज करते हैं? नहीं, आई के साथ एम यूज करते हैं, और एम हमारे ऑप्शन में नहीं था, तो आपका कौन सा टिक करना चाहिए था? अदर लिखना चाहिए था। होगा सर आई एंड नॉट माई सिस्टर, यहां पे एम करेक्ट होगा, गोइंग टू अटेंड। आपको पढ़ने से बड़ा ऑड सा लगेगा कि आई एंड नॉट माई सिस्टर एम, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई यही है कि यहां पर एंड नॉट है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग से, और अगर केवल एंड होता तो आर आ जाता, क्योंकि आई और माई सिस्टर मिलके दो हो जाते। तो मेरे दोस्तों, आपके इस सवाल में भी आपको आई थिंक कि एंड नॉट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया। एंड नॉट का डिफरेंस समझ गया ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। बैकग्राउंड मैं अगली क्लास में पक्का चेंज कर दूंगा, ठीक है? अमित गोस्वामी एंड अदर स्टूडेंट्स, इनको भी बैकग्राउंड का इशू आ रहा है, मैं अगली क्लास में पक्का चेंज कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं अगली क्लास में पक्का चेंज कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो अदर कोई भी कलर अगर हम ब्लैक चूज करते हैं, हाँ ब्लैक ठीक है, शायद ब्लैक सही चल रहा है, चलो ब्लैक से लिखता हूं, ठीक है ना? इतना समझ गए? चलो, तो हमने एंड का भी पढ़ लिया, हमने एंड नॉट का पढ़ लिया। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं, सुनते चलिएगा। एंड से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स निकल के आते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा ये बेसिक चीज, ब्रेड एंड बटर पढ़ा है ना आपने, कि ब्रेड एंड बटर आएगा तो सिंगुलर लगाएंगे। रटी रटाई बातें जो जनरली आपने पढ़ रखी है कि ब्रेड एंड बटर आएगा तो सिंगुलर यूज करेंगे। ओके, हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम ब्रेड एंड बटर है, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। चलिए, डैश, मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, आप बस ध्यान दे लीजिएगा। ब्रेड एंड बटर डैश, ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, इसी को मैं लिख देता हूं, BREAD, ब्रेड एंड BUTTER, ब्रेड एंड बटर डैश BOUGST फ्रॉम चड्ढा जी शॉप या गुप्ता जी शॉप। चलिए दोस्तों, आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, आपको इनमें फिल करना है ऑप्शन इज, ऑप्शन आर या ऑप्शन अदर। तीन ऑप्शन है आपके सामने, इज लगाओगे आप, या आर लगाओगे, या आप अदर मार्क करोगे। चलिए, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे मेजॉरिटी इज कह रही है, इक्का दुक्का आर वाले ऑप्शंस भी आ जा रहे हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस पे ब्रेड एंड बटर आपका यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये एक्चुअली डिसाइड होता है ये एंड से जुड़े हुए पेयर ऑफ वर्ड्स। एंड से जुड़े हुए पेयर ऑफ वर्ड्स
सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ये डिसाइड होता है उनके यूज पर, कि आप उस एंड से जुड़े हुए पेयर ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा यूज करोगे या अलग अलग करके यूज करोगे, राइट? अब आप देखो, ब्रेड एंड बटर माय ब्रेकफास्ट है। अगर ब्रेड बटर मेरा ब्रेकफास्ट है तो मैं ब्रेड बटर को कैसे खाऊंगा? क्या मैं ब्रेड खा के बटर पी जाऊंगा गीला करके उसको गला के? मतलब नहीं, मैं ब्रेड लूंगा, उस पर बटर चिपकाऊंगा और फिर उसको फोल्ड करके इकट्ठा करके खाऊंगा, ऐसे ही तो खाऊंगा ना। तो इस पहले वाले सेंटेंस में ब्रेड बटर को एज अ ब्रेकफास्ट लिया गया है, जिसमें हम दोनों की इकट्ठा एक करके यूज करेंगे, इसलिए ब्रेड एंड बटर यहां पे सिंगुलर हुआ। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर बॉट फ्रॉम गुप्ता जी शॉप, तो गुप्ता जी की दुकान से ब्रेड बटर खरीदा गया। खरीदा गया इसका मतलब ब्रेड अलग से बोला गया कि गुप्ता जी वो गेहूं वाली ब्रेड दीजिएगा, गुप्ता जी बटर जो है ना अमूल वाला दीजिएगा, कुछ ऐसा बोल के खरीदा गया होगा। ये नहीं कि इकट्ठा करके ब्रेड बटर खरीदा गया, अलग अलग बोल के खरीदा गया होगा। तो जब अलग अलग बोल के खरीदा गया तो ब्रेड और बटर यहां पे दो चीजें हो गई। जब ये दो हो गया तो इस जगह पर ब्रेड एंड बटर आर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड्स के नाउन्स हैं, बहुत सारे हैं जिनके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि हम उनको सिंगुलर यूज करेंगे कि प्लूरल यूज करेंगे। राजमा एंड चावल, अगर आप किराने की दुकान से लेकर आए तो राजमा एंड चावल आर होगा, क्योंकि राजमा अलग और चावल अलग आप खरीद देते हैं। आप बोलते हैं भैया आधा किलो राजमा 2 किलो चावल तौल देना, राजमा अलग तौला चावल अलग तौला, यस और नो? लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के आप ऑर्डर करते हैं तो राजमा चावल वो एक ही प्लेट में लेके आता है, उस कंडीशन में राजमा एंड चावल इज होगा रेस्टोरेंट वाले केस में। और किसी शॉप से खरीद रहे हो तो राजमा एंड चावल आर होगा, क्योंकि वो दो हो चुका है। बुलक एंड कार्ट की अगर हम बात करें तो बुलक एक है, कार्ट अलग है। कार्ट मतलब बैलगाड़ी, अब बुलक मतलब बैल, तो बुलक और कार्ट मतलब अलग अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में कार्ट बिना बुलक के नहीं जा सकता, इसलिए बुलक और कार्ट हमेशा सिंगुलर जोड़ा जाता है। राइस एंड करी हमेशा सिंगुलर जोड़ा जाता है, लेकिन मान लो बुलक एंड कार्ट को किसी तरीके से अलग कर दिया जाए, बुलक को जो है चरने भेज दिया गया, कार्ट को जो है उधर जाके कहीं पर छोड़ दिया गया, तो उस कंडीशन में प्लूरल हो जाएगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि पेयर ऑफ वर्ड्स का सिंगुलर या प्लूरल उनके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। आप जैसे उनका यूज करेंगे उसी पर बेस्ड होता है उनके साथ सिंगुलर वर्ब का आना या तो प्लूरल वर्ब का आना। तो ये आपने देख लिया यहां पर इस पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ। एंड का अगला कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा डेजिग्नेशन फॉर्मूला। डेजिग्नेशन फॉर्मूला, ये डेजिग्नेशन फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन फॉर्मूला ये क्या है? दुनिया के कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी, जैसे आपने लिखा डॉक्टर के लिए तो आपने कहा द डॉक्टर इज अ गॉड फॉर अस, ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस बनाया। तो ये डॉक्टर जो शब्द है, ये डॉक्टर जो शब्द है, ये डॉक्टर यहां पे एक डेजिग्नेशन है, राइट एवरीवन? ये डेजिग्नेशन है, इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज किया। अगर ये डॉक्टर की जगह डॉक्टर्स होता तो हम यहां पे आर भी लगा देते, क्योंकि वो प्लूरल है। लेकिन एक से ज्यादा डेजिग्नेशन सिंगुलर के फॉर्मेट में यूज होने का पैटर्न देखिए क्या आता है, उसको समझिएगा। डेजिग्नेशन फॉर्मूले के तहत अगर मान लीजिए सेंटेंस में होता द डॉक्टर एंड नर्स, द डॉक्टर एंड नर्स डैश गॉड, द डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, ऑफ दिस हॉस्पिटल, ऑफ दिस हॉस्पिटल, द डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, यहां पे नहीं है, यहां पे लगा डैश गॉड फॉर मी। अब आपको यहां पे बताना है, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए। द डॉक्टर एंड नर्स, द डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, द डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल डैश गॉड फॉर मी। क्या लगता है आपको यहां पे क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग यहां पे इज टिक करेंगे, कुछ लोग यहां पे आर टिक करेंगे, राइट एवरीवन? कुछ लोग यहां पे इज टिक करेंगे, कुछ लोग यहां पे आर टिक करेंगे। मुझे पता है आप यही करने वाले हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इस जगह पर आप एक चीज नोटिस करें, इस जगह पर डॉक्टर और नर्स दो अलग अलग डेजिग्नेशन दिया हुआ है, डॉक्टर एंड नर्स दो अलग अलग डेजिग्नेशन दिया हुआ है, लेकिन
यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल केवल पहले वाले के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। दुनिया की कोई भी दो डेजिग्नेशन जब कभी भी कंजंक्शन एंड से जोड़ी गई हो, कोई भी दो डेजिग्नेशन एंड से जोड़ी गई हो और आर्टिकल द केवल फर्स्ट के साथ लगा हो, सेकंड के साथ नहीं, तो याद रखना वो पहली वाली डेजिग्नेशन और दूसरी वाली डेजिग्नेशन दोनों काम एक ही आदमी कर रहा है। दोनों काम एक ही आदमी कर रहा है। जो डॉक्टर है वही नर्सिंग कर रहा है, वही पट्टी बांध रहा है, वही सुई लगाया पड़ा है पेशेंट्स को। तो यहां पे दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलके एक ही काम कर दोनों डेजिग्नेशन एक ही आदमी कर रहा है, तो जब आदमी एक हुआ तो आपकी वर्ब तो यहां पर सिंगुलर आनी चाहिए ना। यानी होगा द डॉक्टर एंड द नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल इज गुड या इज गॉड फॉर मी। आपको यहां पर इज का यूज करना है, आप आर का यूज नहीं कर सकते। आपकी इस जगह पे आर का यूज तब होता जब होता द डॉक्टर एंड द नर्स, द डॉक्टर एंड द नर्स। इसका मतलब हो गया डॉक्टर भी है और नर्स भी है। ये दो अलग अलग हो गया क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज किया गया। द डॉक्टर एंड द नर्स ये मिला के दो हुए। अब इस जगह पर आपको आर का इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ में आ रही तो एक बार फटाफट लाइक की बटन पे प्लीज क्लिक कर दो यार, प्लीज। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप सारे लोग, इतने सारे लोग जो आए हैं, आप लाइक कर रहे हो इस सेशन को। फटाफट लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो ताकि कल तक इस सेशन के 5000 लाइक्स हो जाए। फटाफट आप लोग लाइक करके शेयर कर दो, 5000 लाइक्स इस सेशन के हो जाए। जल्दी से प्लीज इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एंड का फॉर्मूला डेजिग्नेशन फॉर्मूले के तहत इस प्रकार से आपको अप्लाई करना होता है। कुछ और चीजें बताता हूं। हमेशा जैसे आपने कहा द प्रिंसिपल, आपने कहा द प्रिंसिपल, आपके एसएससी में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब ये आया हुआ है ना, तो आपको द प्रिंसिपल एंड टीचर में देखिए टीचर के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, तो ये सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल ही पढ़ाता भी है। लेकिन अगर यही होता द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर का मतलब हो गया प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, कुल मिला के दो लोग हो गए। अब आपकी इस जगह पर प्लूरल वर्ब आ जाती। राइट एवरीवन, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा चंदन, अभी तुरंत नहीं हो सकता है भाई, कल चेंज कर देंगे। राइट, डोंट वरी, कल बैकग्राउंड चेंज होकर मिलेगा। आज पढ़ लो, आज तो समझ में आ रहा है ना पूरा अभी। और ये नया बैच है, आज से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है। सारे लोग डेली रहना, रेगुलर 7:30 हर रोज में आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता जाऊंगा। पूरा क्लास रेगुलर चलेगी यहां पर यूट्यूब पर, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा चंदन, मत परेशान होइए, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कंजंक्शन एंड के फॉर्मूले के तहत कि आप यहां पर जब भी ऐसा होगा इसको भी चेंज कर लेंगे, ब्रेड एंड बटर वाले पैटर्न पे उसको भी याद रखेंगे, और तीसरा मैंने आपको एंड नॉट वाला जो पैटर्न बताया उसको भी याद रखेंगे। राइट, एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो कि इसी एंड पर बेस्ड है, इसलिए इसको जरूर बताना चाहिए आज ही। आपने पढ़ रखा होगा ईच, यूज ऑफ ईच पढ़ा है ना। बेसिक में आपने क्या पढ़ा कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। आज कुछ अलग पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज मैं वो सब पढ़ाऊंगा आपको। ईच के साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। एग्री, आप कहते हो ना कि ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट। ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। राइट, ईच जब कभी भी लगता है हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया की सारी बेसिक किताबें पढ़ाती हैं, ठीक है ना। अब कुछ डिफरेंट देखिए, आप ईच का इस्तेमाल करते हो तो सिंगुलर वर्ब आता है, आप एवरी का इस्तेमाल करते हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, एवरी का इस्तेमाल करते हो सिंगुलर वर्ब आता है। यानी ईच के इस्तेमाल में भी सिंगुलर वर्ब, एवरी के इस्तेमाल में भी सिंगुलर वर्ब, दोनों के केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। राइट, तीसरा पैटर्न हमारा ईच एंड एवरी इकट्ठा भी इस्तेमाल होता है, ईच एंड एवरी। अब यहां पर ईच एंड एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, इज इंटेलिजेंट। आप ईच एंड एवरी, कुछ लोग क्या करते हैं, जब ईच एंड एवरी लग जाता है तो उनको लगता है प्लूरल है, वो प्लूरल बना के लगा देते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा। ईच एंड एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास हो, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास हो,
या एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास हो, तीनों की कंडीशन में आपको वर्ब सिंगुलर ही लगाना है, इस बात का ख्याल रखें आप। ठीक, एक और कंडीशन बनेगी इसमें, एक और कंडीशन बनेगी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, राइट। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए संदीप सर? सवाल हो सकता है आपका, संदीप सर इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? मेरे दोस्तों फिर से देखिए, ईच लगा यहां पे ना, इसमें भी आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। एक और कंडीशन बन सकता है आपका, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। देखिए नाउन के पहले एवरी एवरी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कंडीशन में भी आपकी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। यानी कि आप देख रहे हैं ईच और एवरी के कितने रूप हो सकते हैं, जितने भी रूप होंगे हर रूप में आपको यहां पर सिंगुलर वर्ब आई। ठीक, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी वर्ब प्लूरल भी हो जाती है। समझिएगा कैसे होता है। अगर सेंटेंस में कहीं पर आ जाए कि वी ईच डैश ट्राइंग टू प्रूव हिम इनोसेंट, अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए? आपका जवाब क्या होना चाहिए? वी ईच आर ट्राइंग टू प्रूव हिम इनोसेंट, वी ईच इज ट्राइंग टू प्रूव हिम इनोसेंट। कौन सा सही है इसमें, आर आएगा कि इज आएगा? तो मेरे दोस्त यहां पे इज नहीं आएगा, इस जगह पे आर आना चाहिए। क्यों? उसका कारण देखो, रूल याद रखना कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में ईच और एवरी का इस्तेमाल जब भी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, चाहे एंड लग के बार बार 35 ठो लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, बॉय के पहले ईच एंड एवरी, बॉय के पहले ईच, बॉय के पहले एवरी, और इधर साइड भी देखिए सब जगह पर जब कभी भी ईच एंड एवरी का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, आपकी वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होती है, हमेशा ही सिंगुलर होती है, आपकी वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होती है। कैन यू हियर मी गाइज? कैन यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? जब कभी भी ईच एंड एवरी का प्रयोग नाउन के पहले, मैंने क्या बोला, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, कोई भी तरीके से लिख के आए, चाहे इस पैटर्न में लिख के आए, चाहे इस पैटर्न में लिख के आए, चाहे इसके पहले दो पैटर्न लिखे हुए हैं उसमें लिख के आए, किसी भी तरीके से लिख के आए, आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर आपका ईच का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन के बाद में हुआ तो हमेशा याद रखना ये नाउन प्रोनाउन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लूरल ही होगा, और उस कंडीशन में आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। फिर जो शब्द लिखा हुआ है ना, जिसके बाद आपने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। नाउन या प्रोनाउन के पहले आया, यानी कुल मिला के जो पहले है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। पहले ईच एवरी है तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर आएगी। पहले अगर प्लूरल कोई नाउन प्रोनाउन आ गया तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल आएगी। पहले के कंस्ट्रक्शन में और भी तरीका बन सकता है, आपका सेंटेंस ये भी बन सकता था, ईच ऑफ अस भी बन सकता है, ईच ऑफ देम भी बन सकता है। अब ये कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपकी वर्ब इसी के हिसाब से आएगी। पहले जो है, आपको पहले को देखना है, बस जो पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। यहां पे ईच पहले था और वहां पे मान लीजिए दे ईच आ गया, वी ईच आ गया, है ना, वी ईच आ गया, रोहन सोहन या ऑल दी स्टूडेंट्स ईच आ गया, रोहन एंड सोहन ईच आ गया, कुछ भी लिख लीजिए, रोहन एंड सोहन ईच आ गया, कुछ भी कंडीशन लिख लीजिए। आपका ईच तो बाद में आया ना, बस आपकी वर्ब पहले वाले के हिसाब से प्लूरल होती चली जाएगी सब जगह पर। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से आप ईच के साथ कंजंक्शन एंड का एंड विदाउट कंजंक्शन एंड के कंप्लीट पैटर्न को अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम की जान है यार, ये ईच और एंड के दो पैटर्न जो हमने आज आपको बताया। शुरुआत आज से हो गई है। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 बजे, 7:30 से 8 में आपके लिए बेसिक ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो टाइम का ख्याल रखें। बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा भाई, कल से चेंज मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग बैकग्राउंड को लेकर परेशान है, कल से चेंज हो जाएगा, परेशान मत होइए। आज के लिए था केवल ये, बढ़िया होता तो रेगुलर रहता, नहीं बढ़िया तो कल दूसरा बैकग्राउंड लेकर आएंगे। जो बढ़िया आप ओके करोगे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही पे स्टॉप करेंगे। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी अगर आपका सपोर्ट मिलेगा इस सेशन को। तो मेरे दोस्तों इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, अनअकैडमी पे
बैंकिंग एंड एसएससी, ये दोनों एग्जाम के लिए, बैंकिंग एंड एसएससी दोनों एग्जाम के लिए जो कोर्स है उसकी फी बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब से एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे डाउट पूछने के लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे स्टडी नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत कुछ वहां पे मिलेगा। तो उसके लिए बेसिक से बैच ऑल सब्जेक्ट्स का स्टार्ट भी हो चुका है, ब्रह्मास्त्र बैच बेसिक से स्टार्ट भी हो चुका है। रेफरल कोड संदीप 12 लगा के सब्सक्रिप्शन ले डालिए। एट प्रेजेंट 1 साल की जो फीस है वो 6,000 रुपया है। संदीप 12 लगाने के बाद 10% डिस्काउंट होके 5400 रुपए पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं आज तो 5400, कल क्या पता बढ़ जाए या परसों बढ़ जाए, एग्जैक्ट डेट नहीं पता किसी को, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले डालें। आप देखें यूट्यूब से एक्स्ट्रा क्या मिलता है। यूट्यूब के अलावा यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे केवल क्लासेस है, लेकिन डाउट कहां पूछेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड डाउट पूछने का प्लेटफॉर्म है। आपको हर क्लास की पीडीएफ प्रॉपर मिलती है, और पता है कैसे, जो हम लिख के पढ़ाते हैं ना वो लिखा लिखाया मिलता है अनअकैडमी पे, वैसे ही हमारी लिखावट के साथ। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको नोट बहुत ज्यादा नहीं बनाने पड़ते, और वर्कशीट सोल्यूशन के साथ हम देते हैं। एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस हम दे देते हैं कि बच्चे लोग आराम से प्रैक्टिस करें। अभी एरर पे मैंने बच्चों को 500 प्लस क्वेश्चंस की शीट बच्चों में दी थी। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन होती है, स्पीड टेस्ट भी मिलता है फ्री, इसका अलग से पेमेंट नहीं करना, और प्रीवियस ईयर का सेट क्लास में डिस्कस होता है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है जो यूट्यूब के अलावा है, इसलिए बेटर है कि आप यूट्यूब के साथ इसकी भी क्लासेस कर डालें। आपकी पसंद की फैकल्टी पढ़ाती हुई मिलेगी। और कैसे आप ज्वाइन करेंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर लीजिए। फिर अपना गोल, एसएससी वाले एसएससी एग्जाम्स, यूपीएससी वाले ये, बैंकिंग वाले ये, रेलवे वाले ये, जिसका जो भी गोल है उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज गेट सब्सक्रिप्शन का आएगा, उसको क्लिक कीजिए और मिनिमम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, या तो 24 मंथ्स का लीजिए, इससे कम मत लीजिएगा, 12 मंथ से कम नहीं लेना है। रेफरल कोड में संदीप 12 डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। 12 मंथ से कम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए, जैसे कुछ बच्चों ने 1 साल का लिया था CHSL का लास्ट ईयर, और फिर कोविड की वजह से डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो उन्होंने फिर से 6 महीने का बढ़ाया। सो जो पहले उनका 5400 रुपए का पड़ा था, फिर 6 महीने का उनको 4300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए, तब जाके उनका इस एग्जाम में वो तैयार हो पाए, जबकि हो गया था। अब 6 महीने का गैप आ जाता तो सब भूल जाते, लेकिन उन्होंने ये चीज किया। अब देखो आप क्या करो, 12 महीने या तो 24 महीने में से कोई एक चूज करना। अमाउंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये 5400, ये 6480 है। बस कोड संदीप 12 लगा के अप्लाई कर लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। कोड अप्लाई होगा तो लिख के आ जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के कंप्लीट कर लीजिए। मंथली इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड से EMI करा लीजिए, नेट बैंकिंग भी है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, मल्टीपल ऑप्शन है। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया 450 पर मंथ पड़ेगा आपका 12 महीने वाला, और 270 से 300 के बीच में पड़ेगा ये आपका 24 महीने वाला। हर महीने 450 पे कर लीजिए 12 महीने तक, या 300 24 महीने तक। केवल क्रेडिट कार्ड से ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो गाइस इसको जरूर कर लीजिएगा, ये भी जरूरी है क्योंकि जो चीजें यहां पर मिल रही है ना वो भी आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो तो मुझे इजाजत दो। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर कल की क्लास के पहले इसके ज्यादा नहीं, चलो 5000 से घटाते हैं, 2000 भी लाइक्स हो जाते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी कि आपने इस सेशन को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच।